देखो एक क्वेश्चन, बात नहीं अब। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में कुल कितने चार्टर अधिनियम पारित किए गए थे? चार्टर एक्ट तो आया था, ये हमारा क्या अभी ईस्ट इंडिया कंपनी वाला देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये अधिनियम जो सब ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी के चार्टर यानी कि व्यापारिक और प्रशासनिक अधिकार को नवीनीकृत करने और उसके कार्यों को कंट्रोल करने के लिए लाए गए थे। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? ठीक है। इसका विवरण किस प्रकार से है? तो चार्टर अधिनियम की सूची में देखेंगे तो चार्टर अधिनियम 1793। तो 1793 में क्या हुआ, तो कंपनी का जो व्यापारी का एक अधिकार है वह 20 वर्ष के लिए क्या किया, बढ़ा दिया गया। और गवर्नर जनरल जो है उसको प्रांत के सरकार पर ज्यादा पावर दे दिया गया, क्या, सो कंट्रोल करिए। दूसरा तेरा चार्टर अधिनियम 1813। तो भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। और खाली चाय और चीन के साथ इसको व्यापार करने पर एकाधिकार रखा, बाकी का व्यापार में क्या किया है, इसका एकाधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया। और ईसाई मिशनरियां हैं उसको भारत में कार्य करने का क्या दिया, अनुमति दिया। कब? 1813 का चार्टर अधिनियम में। और शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए धन को क्या किया, आवंटित किया। आप देख रहे हैं चार्टर अधिनियम 1833। तो 1833 वाला में और ये 1813 एक ही जैसा दिखता है, लेकिन दोनों क्या है, अलग है। 20-20 साल पे दे रहा है। 1813 में कितना साल जोड़ेगा, 20 साल। तो 20 साल जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा तुम्हारा, 1833। यानी हर एक 20-20 साल पे इसका लाइसेंस को क्या करता था, नवीनीकरण किया करता था। तो इसमें 1833 का चार्टर अधिनियम में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल कहलाएंगे। भारत रत्न कहलाएंगे क्योंकि यहाँ इस व्यवस्था में वह केंद्रीकृत शासन प्रणाली किया, सेंट्रलाइज कर दिया। और 1773 वाला में सेंट्रलाइज नहीं था, वह बंगाल के अधीन किसको किया, बॉम्बे और मद्रास को किया। लेकिन केंद्रीकृत प्रणाली नहीं थी। और 1833 में केंद्रीकृत प्रणाली हो गई। और केंद्रीकृत प्रणाली प्रणाली का मतलब एक सेंटर में एक हेड हो गया। और वह कौन हो गया, विलियम बेंटिक। इसीलिए इसको स्वतंत्र, सॉरी, इसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोला जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स गलत जवाब था। ठीक है। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। पूरी तरह से अब क्या किया, समाप्त कर दिया गया। और केवल इसको क्या बोला कि अब तुमको मैनेजमेंट देखना है, यानी कि प्रशासनिक भूमिका को देखना है। और विधि आयोग का गठन किया। उसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। अब 1853 का चार्टर क्या आया है? 1853 का चार्टर में सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली क्या की गई, शुरुआत की गई। जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए। और कंपनी का चार्टर अब अनिश्चित काल के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। यानी हर एक 20-20 साल पे जो होता था ना लाइसेंस, अब इसको क्या किया, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया कि जब मन होगा तब। जैसे कि तुम्हारा जेटेड का परीक्षा अनिश्चित कालीन टल गया है ना, जब होगा तब देखा जाएगा। और 1853, लेकिन 1857 में विद्रोह हुआ और 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है कि चार्टर अधिनियम का जो उद्देश्य है वह कंपनी के प्रशासन और व्यापार को नियंत्रित करना था, न कि भारतीय जनता को राजनीतिक अधिकार देना। ये चार्टर का। दूसरा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट भी क्या आया है, वह क्या था, महत्वपूर्ण था। लेकिन इनको चार्टर अधिनियम की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। यह अलग से कहलाएगा रेगुलेटिंग एक्ट, और यह कहलाएगा पिट्स इंडिया एक्ट कहलाएगा। ये कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करने वाले अलग से कानून थे। कैसे कानून थे, अलग से। तो तुमको क्या क्या सीखने के लिए मिल रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट अलग हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट अलग हो गया, चार्टर अलग हो गया, और भारत शासन अधिनियम अलग हो गया। अलग। 1853 के बाद कोई भी चार्टर अधिनियम नहीं आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस साल के बाद, 1853 के बाद कोई भी तिरपन। चार्टर अधिनियम नहीं आया। क्यों? क्योंकि 1857 में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। अब विद्रोह होने के बाद सीधा 1853 के बाद जो अधिनियम आया वो क्या कहला है, भारत शासन अधिनियम। तो अधिनियम। 1858 में क्या हुआ, लागू कर दिया गया। तो तुम्हारे से पूछेगा कि सबसे अंतिम चार्टर अधिनियम कौन सा, तो 1853। और 1858 में क्या है, भारत शासन अधिनियम आ गया। अधिनियम। अब हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793, 1813, 1833 और 1853 में कुल कितने चार्टर लिए, 4 चार्टर अधिनियम पारित किए।
इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विकास और कंपनी के प्रशासनिक ढांचे को क्या दिया, आकार दिया। 1858 के बाद सीधे ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन संभाला और भारत शासन अधिनियमों का क्या हुआ, दौर शुरू हुआ। ये अधिनियमों यहाँ पे होगा, का दौर शुरू हो गया। अब देखो हमारे पास में क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है और पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। क्या है? दोनों में हमको क्या देखना है, अंतर देखना है, दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है। तो बहुत लंबा लंबा हम बनाए हैं बाबू, उतना लंबा को छोड़ो, इसका हम कंक्लूजन में एक चार्ट बनाए हैं, वो चार्ट वाला कर लेते हैं, ठीक ना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में अंतर को देखो शॉर्ट में, और यहाँ तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वह कौन पारित किया, ब्रिटिश का संसद। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, दोनों जो है, किसी का वीडियो ऑन है क्या? अच्छा दसराज का वीडियो ऑन है। और दसराज भाई हो गया नाश्ता? सर नाश्ता नहीं किए, नहा रहे थे, समय हो गया था। अच्छा अच्छा नाश्ता नहीं किए, बाद में करेंगे। अच्छा। और ये नेहा, नेहा तो यहाँ है ना? अच्छा यहाँ वहाँ है, ठीक है। तुम लोग वीडियो ऑन करो और हमारा मोबाइल का डाटा एकदम खत्म हो जाएगा। आप देखो यहाँ, दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए लाए गए थे, लेकिन इसका उद्देश्य अलग है, इसका प्रावधान अलग है, इसका प्रभाव भी अलग पड़ा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण अंतर था। यहाँ दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐतिहासिक संदर्भ में देखेंगे तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वह कंपनी का वित्तीय संकट, कैसे वित्तीय संकट पड़ा, गलत नीति के कारण बंगाल में अकाल पड़ गया तो जनता टैक्स नहीं दे पाई, टैक्स नहीं दे पाई तो कंपनी का खजाना क्या हो गया, खाली हो गया। और साथ ही साथ कंपनी वहां किसमें डूब गई थी, भ्रष्टाचार में भी डूब गई थी। और अपना मनमाने तरीके से अपना रिश्तेदार लोग को क्या बनाने लगा, वह मैनेजर बनाने लगा, अपना अपना पोस्ट देने लगा। तो ये सबसे अराजकता फैल गई और इसको दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। एकदम शॉर्ट पॉइंट बता रहे हैं। दूसरा, कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन की जो संसद है वह पहली बार भारतीय मामलों में हस्तक्षेप की। नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ लूट मार कटार किए जा रहा है, ब्रिटेन वाला कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन पहली बार राजा जो है, ब्रिटेन की रानी जो है, वह इस 1773 के तहत पहली बार क्या की, हस्तक्षेप की। आप देखो 1773 है और यहाँ पे तरह 1784 है, तो कितना साल का अंतर हो गया, 11 साल का अंतर। तो 11 साल के बाद में पिट्स इंडिया एक्ट आया है। तो 1773 का अधिनियम की कमी में क्या है, कुछ सुधार करना चाहा। तो कैसे सुधार करना चाहा, जैसे कि गवर्नर जनरल है और उसकी परिषद, उसके बीच में हमेशा क्या होता था, झगड़ा होता था। तो उसके संघर्ष को क्या बोला, कम करेंगे। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो 1776 में अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद ब्रिटेन की जो सरकार है वह सोची कि जैसे अमेरिका आजाद हो गया है वैसे ही भारत भी क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, इसलिए कंपनी को मत दो, सीधा सीधा कंट्रोल क्या करो, अपने ऊपर रखो। तो भारत में सीधे नियंत्रण को बढ़ाने का निर्णय लिया। तो देखो 1784 और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में अंतर बता दे रहे हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला हस्तक्षेप था, जो कि ब्रिटेन वाला जो राजा है, जो रानी है, वह हस्तक्षेप की। क्यों हस्तक्षेप की, क्योंकि कंपनी क्या है, अकाल का जिम्मेदार बनी, बंगाल में अकाल फैल गया और कंपनी का खजाना क्या हो गया, खाली हो गया। कंपनी में भ्रष्टाचार भी फैल गया था और प्रशासनिक क्या थी, अराजकता थी। ये पहला हस्तक्षेप था किसका, 1773 में। और 1773 के बाद में 3 साल के बाद में 1776 में अमेरिका क्या हुआ, ब्रिटेन की गुलामी आजाद हो गया। तो आजाद हो गया तो ब्रिटेन को झटका लगा कि मेरे हाथ से तो अमेरिका निकल गया, कहीं भारत भी ना निकल जाए। तो भारत ना निकल जाए तो इसीलिए वह भारत में सीधा नियंत्रण बढ़ाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया। और इस एक्ट के तहत जो जो कमी था रेगुलेटिंग एक्ट में, उसमें क्या किया, सुधार किया। अंतर समझ में आ गया दोनों में, ठीक है। प्रमुख जी। प्रावधान को देखो, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल